देखिए परासरण दाब, आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब अवनमन, ठीक, ये सब पढ़ा दिया गया था। राउल्ट का नियम बता दिया गया था कि राउल्ट का नियम क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परासरण किसे कहते हैं। तो बोला जाता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर, ये बात याद रखना है, अधिक संख्या से कम संख्या की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। दोबारा से, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, ठीक है। अथवा में दूसरा परिभाषा आप लोग बोल सकते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। दो तरीके से परिभाषा बताया जा रहा है। एक, विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है, या अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। और इसको रोकने के लिए जो दाब लगता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। परिभाषा सिंपल हो सकता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर प्रवाह को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। या अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को हम लोग पाई से व्यक्त करते हैं। परासरण दाब को किससे व्यक्त करते हैं? पाई से। इसको सिद्ध किया जाए, आप लोग पढ़े होंगे आदर्श गैस का समीकरण, ये पेपर में आता है। पेपर में लिखने के लिए कि परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, तो बोलोगे कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और इसको रोकने के लिए जिस दाब का प्रयोग करते हैं उसे परासरण दाब कहते हैं। आदर्श गैस का समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। अच्छा ये बताओ, PV बराबर n/v इंटू R इंटू टी होगा कि नहीं होगा? n/v बराबर c होता है, जिसे सांद्रता कहते हैं। तो P बराबर हम क्या लिख सकते हैं? पाई। यहाँ पर भी पाई बराबर n/v के जगह यहाँ पर CRT। ये आपका होता है परासरण दाब का सूत्र, ठीक है। न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो सबके बारे में बताया जाएगा। पाई परासरण दाब, C सांद्रता, R नियतांक स्थिरांक गैस स्थिरांक, और T टेम्परेचर है, आपका तापमान। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। अच्छा ये बताओ, आपने ये भी पढ़ा है कि n बराबर स्मॉल m बटा कैपिटल M। यहाँ से क्या हो गया? पाई बराबर n के जगह पर यहाँ मान भरोगे स्मॉल m बटा कैपिटल M। v या W/m भी लिख सकते हैं आप लोग, अच्छा रहेगा, W/m v RT, ठीक है। यहाँ से आप लोग खुद m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर स्वतः प्रवाह परासरण दाब कहलाता है। या अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा
विलायक के कोणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह को रोकने के लिए लगाया गया था परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को हम लोग पाई से व्यक्त करते हैं, इतना बात याद रखना है। अब देखिए इसका उल्टा होता है प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को केवल पेपर के लिए तैयारी कराया जा रहा है। यहाँ पर प्रतिलोम परासरण क्या होता है, जो बोलोगे कि यह परासरण की क्रिया का उल्टा होता है। यह परासरण का उल्टा होता है, इसमें अधिक से कम की ओर होता है, इसमें कम से अधिक की ओर, यही परिभाषा होना है। तो आप लोग इसकी परिभाषा बना लीजिएगा, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, इसका उल्टा इसमें बोलना है आप लोग को। अब हम लोग पढ़ेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। और परासरण का याद रखना है, यह ताप पर निर्भर करता है। पेपर में इंपॉर्टेंट आता है कि निम्न में से क्या ताप पर निर्भर करता है, तो आप लोग को बोलना है परासरण दाब। परासरण दाब ताप पर निर्भर करता है। परासरण दाब ताप पर निर्भर। देखिए असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। असामान्य मोलर द्रव्यमान में बोलेंगे आप लोग कि किसी विलयन में उपस्थित विलय के कणों का, किसी विलयन में उपस्थित विलय के कणों का समगुणित होना या वियोजित होने पर, समगुणित हो या वियोजित होने पर, समगुणित मतलब होता है जुड़ने में और वियोजित का मतलब होता है टूटने में। आप लोग बोलेंगे सामान्य मोलर द्रव्यमान में कि किसी विलयन में विलय के कणों का समगुणित या वियोजित होने पर उनके मोलर द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या बोलोगे आप लोग कि किसी विलयन में उपस्थित विलय के कणों का, किसी विलयन में उपस्थित विलय के कणों का समगुणित या वियोजित होने पर उनके मोलर द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है, इतना याद रखना है कि किसी विलयन में उपस्थित विलय के कणों का, किसी विलयन में उपस्थित विलय के कणों का समगुणित या वियोजित होने पर, किसी विलयन में उपस्थित विलय के कणों का समगुणित या वियोजित होने पर, ठीक है, मोलर द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। आप लोगों को बताया गया कि किसी विलयन में उपस्थित विलय के कणों का समगुणित या वियोजित होने पर उनके मोलर द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। नोट में याद रखना है कि समगुणित की स्थिति में यदि विलय के कण समगुणित होते हैं तो इनके मोलर द्रव्यमान में तो वृद्धि होती है, इनके मोलर द्रव्यमान में वृद्धि और कणों की संख्या में कमी होती है। संगुणित होने पर, अब संगुणित होने पर मोलर द्रव्यमान में वृद्धि होती है और कणों की संख्या में कमी होती है। वियोजित होने पर, ठीक है, वियोजित होने पर मोलर द्रव्यमान में कमी और कणों की संख्या में वृद्धि होती है। याद रखना आप लोग को कि संगुणित होने पर मोलर द्रव्यमान में वृद्धि और कणों की संख्या में कमी और वियोजित होने पर मोलर द्रव्यमान में कमी और कणों की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देखिए असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझने के लिए ध्यान से देखिएगा, असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझने के लिए एक वैज्ञानिक आया वान हाफ गुणांक। वान हाफ आया, आप लोग बोलोगे कि असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आया, उसने क्या किया, एक गुणांक दिया जिससे हम वान टॉप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, वान टॉप गुणांक कहते हैं। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है कि वान टॉप गुणांक में आप लोगों को क्या पढ़ना है कि वान टॉप गुणांक अनुसंख्या गुणधर्म के आधार पर, ठीक है। असामान्य मोलर द्रव्यमान के अनुसार तो आप लोग पढ़ोगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे
वह मतलब असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझने के लिए एक वैज्ञानिक आया जिससे मान का पा गया, उसने गुणांक दिया। देखो इसको आई से व्यक्त किया जाता है। इसने और उस संख्यक गुणधर्म के लिए देखिए क्या कहा, और उस संख्यक गुणधर्मों में इसने बताया कि आई बराबर होता है प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान, ठीक है। तो परिभाषा आप लोग वांट ऑफ गुणांक की बता सकते हैं कि और संख्या गुणधर्मों के लिए प्रेक्षित मान, और संख्यक गुणधर्मों के लिए प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वांट हाफ गुणांक कहते हैं। याद रखना है कि अनुसंख्यक गुणधर्मों के लिए प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। वांट हाफ गुणांक कहते हैं। क्या समझ आ रहा होगा आप लोगों को? अब देखिए क्या बोला गया। यदि आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो मोलर द्रव्यमान होता है वो परासरण दाब का उल्टा होता है। देखो यहाँ पर जो मोलर द्रव्यमान है वो परासरण दाब का उल्टा है, और परासरण दाब आपको बताया गया कि अनुसंख्या गुणधर्म होता है। तो इस समय यदि हम मोलर द्रव्यमान के अनुसार परिभाषा बताएं, ये पलट दोगे आप लोग, आई बराबर हो जाएगा सैद्धांतिक मान बटा प्रेक्षित मान। ये क्या होता है हम लोग सिद्ध करेंगे। इसके लिए तो क्या बोलेंगे आप लोग कि मोलर द्रव्यमान के लिए सैद्धांतिक मान तथा प्रेक्षित मान के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। या बहुत बढ़िया ये परिभाषा है, सिंपल में सब जगह यही बताया जाता है कि अणु संख्या गुणधर्मों के लिए प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। और संख्या गुणधर्मों के लिए प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि वियोजन की मात्रा में अल्फा की गणना क्या होती है। वांट ऑफ गुणांक तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया ए से हुई और ए में पे जाके रुकी, t बराबर 0 पर, ठीक। मान लो कि यह कोई 1 है तो यहाँ पर 0 होगा। यदि इसमें से अल्फा की कमी होगी, माने कमी हो रही है, तो हमने अभी बताया, अच्छा ही बताओ, यहाँ कमी होगा तो यहाँ पर आप जुड़ जाएंगे, तो यहाँ वृद्धि होगी ना। वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक। तो वियोजन की मात्रा में अल्फा की गणना करोगे तो ये वाला जो वैल्यू था ये आपका सैद्धांतिक मान का कार्य करेगा, ठीक है। और जो ये वाला वैल्यू है यही प्रायोगिक मान है, इसी को हम प्रेक्षित मान भी बोलते हैं। ये t समय के बाद का मान है, ठीक। अच्छा ये बताइए, यदि आप लोग सैद्धांतिक मान निकाल रहे हो, द्वार से पहले 1 था 0 हो गया, इसमें से अल्फा घटाओगे तो यहाँ जो n अल्फा के रूप में हो जाएगा। याद रखना आप लोग को, सैद्धांतिक मान निकालोगे तो 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 होगा। इतना समझ में आ रहा है। यदि आप लोग प्रेक्षित मान निकालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। कितना प्रयोग हुआ है देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर बन रहा है, t बराबर 0 पर 10 है और यहाँ कुछ नहीं बनेगा। यदि t बराबर 7 बढ़ेगा तो मान लो 8 से 2 हुआ ना, तो कुल कितना मान हुआ, 8 को 10 वैल्यू जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हमने क्या बताया आप लोगों को कि सैद्धांतिक मान 1 प्लस 0 बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो यहाँ से आपने क्या पढ़ा, वांट ऑफ गुणांक बराबर प्रेक्षित मान बटा संख्या गुणधर्मों के लिए प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। यही आप लोगों ने पढ़ा। आई बराबर प्रेक्षित मान तो है मिलल बना 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बटा 1। आई बराबर क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि एन अल्फा एन माइनस पर तो प्लस हो गई, और यहाँ से अल्फा माइनस एन अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई हो गया।
अल्फा कॉमन लोगे तो 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई यहाँ हो गया। तो यहाँ से बताइए, सुनिए क्या करना है आप लोग, ऐसा मत कीजिए। आई माइनस वन इक्वल टू, इसमें अल्फा कॉमन लोगे तो एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बराबर हो गया आई माइनस वन बटा एन माइनस। ये आपका है अल्फा की गणना किसके रूप में, वियोजन की मात्रा के रूप में। किसके रूप में, वियोजन की मात्रा के रूप में। अब हम लोग थोड़ा जान जाए कि संगुणन की स्थिति में क्या होगा। संगुणन की मात्रा में अल्फा की यदि गणना की जाए, देखो ये आपका वियोजित होने की प्रक्रिया और ये आपकी संगुणित होने की प्रक्रिया है। और आपको बताया गया कि संगुणित होने पर कणों की संख्या में कमी होती है और वियोजित होने पर कणों की संख्या में वृद्धि होती है। वियोजित होने पर मोलर द्रव्यमान में कमी होती है और संयोजित होने पर मोलर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ये बताया गया आप लोग। मान लीजिए कि ये ए से अब कमी होगा, यहाँ से एन हो जाएगा ऐसे। टी बराबर 0 पर मान लीजिए यहाँ 1 है तो यहाँ पर 0 होगा। यदि हम 30 समय के बाद करें, ध्यान से देखो, 30 समय के बाद मान लीजिए यहाँ 1 माइनस अल्फा होगा तो ये आपका अल्फा बाई एन होगा। इतना बड़ी बात याद रखना आप लोगों को। आपका सैद्धांतिक मान निकालोगे, सैद्धांतिक मान आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 बराबर 0 मान 1। प्रेक्षित मान क्या हो जाएगा आप लोगों का, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। 1 का गुणांक पढ़े आप लोग, प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। अच्छा ही बताइए, प्रेक्षित मान इसका ये वाला वैल्यू आया है ना, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बटा इसके जब आया पर 1, इसको हटा सकते हैं आप लोग। हल करोगे तो एन माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा बटा एन हो गया। गुणा कर दीजिए, एन आई इक्वल टू एन माइनस, जब प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, इक्वल टू अल्फा कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एन। यहाँ से आप लोग को एन कॉमन लेना है तो आई माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस एन। तो अल्फा बराबर आप लोग का मिल जाएगा एन आई माइनस वन बटा 1 माइनस एन। एक बात आपको याद करना है कि 1 माइनस एन कभी भी नहीं होना चाहिए। तो यदि हम माइनस का मान लेंगे तो ये 1 माइनस आई बटा एन माइनस वन हो जाएगा। आप लोग दोनों स्थिति में देख रहे हैं। तो संगुणित होने पर आई का मान 1 से अधिक होता है और वियोजित होने पर आई का मान 1 से कम होता है। याद रखना है कि वियोजित होने पर आई का मान माने वांट और गुणांक का मान 1 से अधिक और संगुणित होने पर वांट और गुणांक आई का मान 1 से कम होता है। ठीक है।